डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग जो लेक्चरर की पोस्ट्स आ रही हैं उनकी तैयारी किस तरह से की जाए। आजकल चूँकि सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई हुई है कि लेक्चरर की सीट्स आ रही हैं, बट अभी तक ये एक रूमर है, कोई बात श्योर नहीं है कि ये सीट्स कब तक आएंगी। ये एक्सपेक्टेड हैं कि आ भी सकती हैं और एक्सपेक्टेड हैं कि नहीं भी आ सकती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेक्चरर की पोस्ट्स के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमें इनकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। तो वीडियो में एंड तक आप बने रहें, आपको वो सारी मालूमात या वो सारी क्विज़ जो आपके अंदर मौजूद है न्यू लोगों के, वो उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने लेक्चरर की पोस्ट की तैयारी करनी है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि सीट्स की अनाउंसमेंट जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। किसी भी लेटर के ज़रिए जो सोशल मीडिया पे गर्दिश करता है उसके ज़रिए से पीपीएससी इन सीट्स की अनाउंसमेंट नहीं करता है, बल्कि जब तक डिपार्टमेंट एक ख़ास रिक्विजिशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं भेजता है तब तक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इन सीट्स की अनाउंसमेंट नहीं करता है। तो जब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक परफॉर्मा जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है उसके ऊपर अपनी रिक्विजिशन बना के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं भेजेगा तब तक इन सीट्स की अनाउंसमेंट नहीं होगी। और अमूमन जब कोई भी डिपार्टमेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को अपनी रिक्विजिशन भेजता है तो रिक्विजिशन भेजने के बाद जब वो रिक्विजिशन अप्रूव हो जाती है तो उस रिक्विजिशन को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी साइट्स के ऊपर अपकमिंग जॉब्स में लगा देता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हर पोस्ट को अपकमिंग जॉब्स में लगाया जाए। उसके बाद है कि लेक्चरर की सीट्स की क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। डियर व्यूअर्स, लेक्चरर की जो बुनियादी क्वालिफ़िकेशन है वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जिसमें सीट्स अनाउंस की गई हैं उसमें मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स स्टडीज़ इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, बीएस और एमएससी इन रेलिवेंट सब्जेक्ट होता है, जो कि 16 इयर्स क्वालिफ़िकेशन होती है। हायर क्वालिफ़िकेशन वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एमफिल और पीएचडी के लोग। लेक्चरर के लिए जो एज रखी जाती है वो 21 ईयर से लेके 33 ईयर्स तक रखी जाती है मेल कैंडिडेट के लिए, और वो एज जो फीमेल के लिए रखी जाती है वो 21 ईयर से लेके 33 ईयर्स तक होती है, प्लस उसमें 3 ईयर्स और डाल दिए जाते हैं जो कि वमेन एम्पावरमेंट एक्ट के ज़रिए से फ़ीमेल्स को दिए गए थे। तो फीमेल्स की जो एज हो जाती है लेक्चरर की पोस्ट के लिए वो 21 साल से लेके 36 साल तक हो जाती है। अब वो लोग जो सरकारी मुलाजमत के अंदर हैं, जो सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, उनके लिए क्या एज होती है लेक्चरर की पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। तो कोई भी ऐसा सरकारी मुलाजिम जो सरकार की जॉब करता है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, वो थ्रू प्रॉपर चैनल लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, और उनके लिए वही एज होगी उनकी जिस एज में वो सरकारी नौकरी में आए थे। यानी अगर किसी सरकारी मुलाजम को 4 साल सर्विस हो गई है सरकार की मुलाजमत करते हुए और उसकी अगर एज 33 साल से ज़्यादा भी हो गई है तो वो लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने का एलिजिबल है। लेकिन 33 ईयर्स होने के बाद उसकी जो सरकार की मुलाजमत है वो 33 साल से 4 साल पहले की होनी चाहिए। यानी उसको सरकारी नौकरी में 27 साल से पहले की उम्र में आना चाहिए, और फिर अगर वो ओवर एज हो जाता है तो वो अप्लाई कर सकता है, उसके लिए एज लिमिट नहीं होती। अब अगली बात है कि पेपर पैटर्न क्या होता है। मौजूदा जो लेक्चरर की भर्ती होगी इसमें 2 तरह का पेपर पैटर्न रखा जाता है। एक तो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है और एक सब्जेक्ट रेलेवेंट होता है। बाज़ औक़ात तो जो जनरल नॉलेज के सवाल हैं ये मिक्स हो जाते हैं सब्जेक्टिव के सवालात के अंदर, और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो सवाल होते हैं सब्जेक्टिव के अलग 80 सवाल आ जाते हैं और जो अपने जनरल नॉलेज के सवाल हैं वो अलग आ जाते हैं। यानी 20 सवाल जनरल नॉलेज के होते हैं और 80 सवाल सब्जेक्ट रेलेवेंट होते हैं। तो टोटल ये 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर लिया जाता है।
पासिंग रेशो जो होती है पेपर की वो 40% होती है, यानी अगर कोई कैंडिडेट 40 मार्क्स ले लेता है 100 में से तो उसको पास तस्वुर किया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पास होने के बाद वो शॉर्ट लिस्ट हो जाए। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को एक सीट के कारस्पॉन्ड 5 लोगों को किया जाता है, यानी अगर 5 सीटें किसी सब्जेक्ट की हैं तो उसके कारस्पॉन्ड 25 लोगों को पास किया जाता है। वो मैक्सिमम नंबर्स वाले लोग होते हैं जो 25 लोग होते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं लेक्चरर की सिलेक्शन के लिए। पहला होता है टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स आए हैं कैंडिडेट के। जितने भी मार्क्स टेस्ट के अंदर आए हैं उनको 2 पर तकसीम कर दिया जाता है, यानी अगर कोई कैंडिडेट टेस्ट में 80 नंबर लेता है तो उसके 40 नंबर तस्वुर किए जाते हैं। एकेडमिक मार्क्स जो होते हैं, डिग्रीज़ के जो मार्क्स होते हैं, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना एक स्केल है, उसके मुताबिक 40 मार्क्स दिए जाते हैं एकेडमिक डिग्रीज़ को। 40 में से जितने भी कैंडिडेट के नंबर उस स्केल के मुताबिक आ जाएं, और वो लोग जिन्होंने एमफिल या पीएचडी किया हुआ होता है उनको 2 इजाफी नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के 100 नंबर होते हैं। 100 में से कोई कैंडिडेट अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर जितने भी मार्क्स को ले ले, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मेरिट बनाया जाता है, और जो इन तीनों को मिलाकर हाईएस्ट नंबर हासिल करता है उस लिहाज से वो मेरिट के अंदर शामिल हो जाता है और फिर उनका मेरिट बन जाता है। अब सबसे अहम पॉइंट कि लेक्चरर की पोस्ट के लिए किस तरह से प्रिपरेशन को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है कि जनरल नॉलेज को हम किस तरह से तैयार करें, जनरल नॉलेज को किस तरह से क्रैक किया जाता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज को किस तरह से हम तैयार करते हैं। अब नंबर 2 के ऊपर है कि लेक्चरर की पोस्ट के लिए जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट से पेपर आता है 80 नंबर का, उसको किस तरह से तैयार करते हैं। इसमें मैं 2-3 सब्जेक्ट्स का जिक्र करूँगा, आपने इस बात को ज़रा ध्यान से सुनना है। पहली ये बात है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, वो उर्दू है, वो इंग्लिश है, वो सोशियोलॉजी है, वो सोशल वर्क है, वो मैथमेटिक्स है, कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है आपको उसके बारे में बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट के अंदर जो की एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं। अब उन की एरियाज़ को आपने किस तरह से स्टडी करना है, मैं ये तजवीज़ करूँगा अपने ज़ाती मुशाहिदे और तजुर्बे की बुनियाद पर कि आप अपने सब्जेक्ट को शुरू से पढ़ना शुरू करें। यानी अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है तो आप एजुकेशन को इंटर लेवल से पढ़ना शुरू करें और कोशिश करें कि आप इंग्लिश वर्जन का इस्तेमाल करें। आप एजुकेशन की एफए की बुक जो टेक्स्ट बुक के तौर पे यूज़ होती है आप उसको पढ़ें। आप सब्जेक्टिव के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करें, आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान ना दें। जब आपके सब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो नो डाउट आपके ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपना सब्जेक्टिव जो मैटर है उसको क्लियर आउट करना है। आप इसी तरह एजुकेशन की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन के सब्जेक्ट को इंटर लेवल से शुरू करें, बेहतरीन तरीके से उसके ऊपर ज़ोर दें और जो बुनियादी की कॉन्सेप्ट हैं आपके उनको आप क्लियर करें और जो मेन चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करें। उसके बाद आप बैचलर लेवल के ऊपर जो बुक्स को इस्तेमाल किया जाता है एजुकेशन की उनको आप देखें। फिर जो एमए लेवल के ऊपर मेन एरियाज़ हैं एजुकेशन के आप उनको स्टडी करें और उनके ऊपर फोकस करें। आप कोशिश करें कि जो आप सिलेबस को यूज़ करते हैं लेक्चरर की पोस्ट की तैयारी करने के लिए वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और एजुकेशन यूनिवर्सिटी के कोर्स कंटेंट के ऊपर आप ज़ोर दें, क्योंकि पेपर सेटर अमूमन इन्हीं यूनिवर्सिटी से लिया जाता है या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से लिया जाता है। इसी तरह अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू को भी आप मैट्रिक लेवल से इनिशियली शुरू करें। उर्दू के जिस तरह से 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक हमारा जो शेरो शायरी का पार्ट होता है जिसमें नज़्म है, गज़ल है, मसनवी है, नात है वगैरह वगैरह, और दूसरा नसर का हिस्सा होता है। नसर में भी फिर आगे कैटेगरीज़ हैं, अफसाना है, नावल है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वगैरह वगैरह। इनको आप देखें कि किस तरह से इनको आपने तैयार करना है।
इसी तरह इंग्लिश की अगर हम बात करें तो प्रोज़ और पोइट्री के आप ऊपर ज़ोर दें और इनिशियली आप इनको शुरू करें, और वो सलेबस का हिस्सा जो पंजाब यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज में लागू है, आप उनकी एरियाज़ को अच्छे से तैयार करें। इसी तरह अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में भी आप इंटर लेवल से करें शुरू, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, इसी तरह जो बीएससी का पार्ट है उसको आप करें, और जो एमएससी है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं जो पहले साल के अंदर एमएससी में यूज़ होते हैं, या जो बीएस के अंदर की सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप स्टडी करें और कोशिश करें कि आपके जो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। जब आपके बुनियादी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लोग जो हैं, कि आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी इंटरनेट के ऊपर कि जिन्होंने ऑब्जेक्टिव के छोटे छोटे सवालों को बहुत लंबा सॉल्व किया हुआ होता है। ये उनकी अपनी टेक्निक होती है, लेकिन आपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व आउट करने का एक टैक्ट और टेक्निक रखनी है कि आपके सामने जब एक ऑब्जेक्टिव सवाल आता है तो पेपर के अंदर चूंकि उसका टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो आप अपनी टेक्निक्स और कैपेबिलिटी की मदद से उस सवाल को जल्दी से सॉल्व आउट करें। ये ना हो कि आप एक ऑब्जेक्टिव सवाल जो है उसको 2 या 3 मिनट में हल करें, तो फिर आपके जो सवाल हैं वो बहुत कम सॉल्व हो सकेंगे। तो आप अपने जहन के अंदर बुनियादी टेक्निक्स को रखें जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ऑब्जेक्टिव सवालों को जल्द से जल्द सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, तभी जो आपके जो 80 क्वेश्चन है वो मैक्सिमम सॉल्व हो सकेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर जब आपने सब्जेक्टिव की तैयारी कर लेनी है, जब आप समझते हैं कि मेरा सब्जेक्टिव बहुत अच्छा हो चुका हुआ है, मैं एक और आपको तजवीज़ करूंगा कि सब्जेक्टिव को तैयार करते हुए आपने ऑब्जेक्टिव को नहीं देखना है। पहले आप अपने सब्जेक्टिव की जितनी चीज़ें उनको बेहतरीन तरीके से सॉल्व आउट करें, उनको करें, उनका कंसेप्ट क्लियर करें। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर जो आपने करना है काम, वो पास्ट पेपर्स को लेना है। 2012, 2015 और 2017 में जो एसएस यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चरर के जो पेपर्स हो चुके हुए हैं उनको आपने लेके सॉल्व आउट करना है, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से सवालात 12, 15 और 17 में आ चुके हुए हैं। उनके ऊपर आपने टेक्स्ट बनाने हैं, अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक आपने देखना है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद जब आपने सब्जेक्टिव अपना कर लेना है अच्छे तरीके के साथ, फिर आपने अपने आप को जज करने के लिए, अपने आप को चेकआउट करने के लिए मार्केट से कोई भी ऑब्जेक्टिव की किताब, जिस तरह से कारवान की है या मुख्तलिफ पब्लिशर जो किताबें छापते हैं, उनको आपने ले के फिर आपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज़ोर देना है, फिर आपने ऑब्जेक्टिव को हल करना है। और आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता होगा जब आपने सब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से शुरू में कर लिया होगा। हमारे यहाँ कैंडिडेट गलती ये करता है कि वो सबसे पहले मार्केट से ऑब्जेक्टिव की किताबों को ख़रीद लेता है, जिसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। ख़ास तौर पे जो प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, फिज़िक्स है, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, इसकी जो किताबें मार्केट में आती हैं उनमें बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, जिसकी बुनियाद पे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सवालात जो है ना वो गलत सॉल्व करके उनको याद कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो मार्क्स होते हैं वो कम आते हैं। इसके बाद जो जनरल नॉलेज को तैयार करने के लिए है, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जैसा कि कहा है दे दूँगा। न्यूज़पेपर्स को और टीवी शोज़ को आपने ज़रूर देखना है हर रोज़। इसके बाद जो ये सारा आप पढ़ने के बाद बंदा बोर हो जाता है, इसको रिलैक्स करने के लिए आपने कोई भी अच्छी किताब ज़रूर साथ में पढ़नी है। उससे आपका एक तो टेस्ट जो है वो भी ट्रांसफ़र होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, और जो आप सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें आपका दिल भी लगा रहेगा, और साथ में आप एक अच्छी किताब भी पढ़ते रहेंगे। एक किताब पढ़ लें, 2 किताबें पढ़ लें, 3 किताबें पढ़ लें। तो ये एक तरीक़ाकार है बुनियादी लेक्चरर की पोस्ट के लिए तैयारी करने का। मेरा जो अपना ज़ाती मुशाहिदा और तजुर्बा है वो मैंने आपसे शेयर किया है कि सबसे पहले आपने बुनियादी जो चीज़ें हैं, जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, उनको आपने खंगालना है, उनको आपने सॉल्व आउट करना है। आपका सब्जेक्ट कोई भी है, नो मैटर, आपने सब्जेक्टिव जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ग्रिप रखनी है, कंपैरेटिव स्टडी भी रखनी है, और जो पास्ट पेपर आए हुए हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के या लेक्चरर के, उनको आपने ज़रूर तैयार करना है। उसके बाद सब्जेक्टिव को अच्छे से तैयार करने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव की बुक को ख़रीदना है और फिर उसको सॉल्व आउट करना है, और देखेंगे कि उस किताब में जितनी गलतियाँ होंगी उन गलतियाँ का भी आपको पता चल जाएगा कि ये गलतियाँ बुक के अंदर मौजूद हैं। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो जाएगी।
टेस्ट में आप लोग मैक्सिमम नंबर्स लेने की कोशिश करें और सेकंड डिवीज़न वालों को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। अगर उनके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो सेकंड डिवीज़न वाले भी आसानी से सिलेक्ट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा लोग हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।